साहब जल्दी आइए, अनाया बीबी सीढ़ियों से गिर गई हैं और उनके सिर से खून बह रहा है। ड्राइवर भी घर पर मौजूद नहीं। नौकरानी ने घबराते हुए जोराब अली खान को फ़ोन करके ये खबर दी थी और इस खबर ने जोराब अली खान के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। उसकी बेटी उसकी जान थी। जरा सी खरोच पर वो तड़प उठता था। आज तो नौकरानी कह रही थी कि उसके सर से खून बह रहा है। वो एकदम पागल हो गया और इस पागलपन में जोर से दहाड़ा था। ड्राइवर कहाँ मर गया? किस चीज़ की तनख्वाह देता हूँ मैं उसे? आखिर तुम उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखो, तब तक मैं आता हूँ। ये कहकर जोराब खान ने झट से कॉल काट दी और अपनी बेहद ज़रूरी बिजनेस डील को छोड़कर बेतहाशा घर की ओर दौड़ पड़ा। 5 मिनट की रश ड्राइविंग के बाद वो अपने बंगले के सामने मौजूद था। अनाया के सिर से खून अब तक रुक चुका था, मगर उसकी कमजोरी अब भी साफ झलक रही थी। जोराब ने उसे अपनी बाहों में भींचा और बिना एक पल गवाए गाड़ी की ओर भागा। ड्राइवर ने जब अपने साहब की आंखों में उबलता हुआ गुस्सा देखा तो उसके हाथ पांव कांप उठे थे। जोराब अली खान जैसे ही गाड़ी में बैठा, ड्राइवर ने हड़बड़ाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। करीब 10 मिनट के बाद वो लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने तसल्ली दी, मगर जोराब अली खान का पारा 7वें आसमान पर था। घर पहुंचते ही उसने सब नौकरों को लॉन में बुला लिया। अनाया थोड़ी ठीक थी, मगर डॉक्टर ने उसे सख्त आराम का मशवरा दिया था, क्योंकि खून तो अच्छा खासा बह चुका था। अनाया सीढ़ियों से कैसे गिरी? जोराब ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करते हुए अपने बालों में हाथ फिराया। साहब, मैं तो अनाया के लिए केक बना रही थी, उन्होंने जिद की थी। और तभी ड्राइंग रूम से चीखने की आवाज़ आई। मैं भागी तो देखा बीबी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी और उनके पास कुदसिया थी। शुमाला ने कांपती आवाज़ में खुद को बचाते हुए कहा, जबकि कुदसिया ने उसे ऐसे घूर कर देखा मानो निगल जाएगी। यह हरकत जोराब अली खान से छिपी न थी। कुदसिया बेगम, शमाला बीबी को घूरने की ज़रूरत नहीं, जो सच है वो मुझे बताएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जोराब अली खान ने दांत पीसते हुए अपनी आवाज़ को सख्त होने से रोका, क्योंकि ये सब नौकर कई सालों से इस बंगले का हिस्सा थे और इसीलिए वो उन्हें तुरंत कुछ बुरा कह भी नहीं पाया। साहब जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने बीबी जी का हाथ पकड़ा हुआ था, मगर वो जल्दी जल्दी उछलती हुई सीढ़ियाँ पार कर रही थीं। मैंने बहुत मना किया, मगर अचानक उन्होंने ज़ोर से जंप मारा और पैर फिसल गया और लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गईं। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, मगर मैं बूढ़ी औरत इतनी तेज कैसे उतर सकती थी? कुदसिया बेगम ने बेचारगी से कहा और आंसू पोंछते हुए अपनी बात ख़त्म की। जोराब अली खान के माथे पर बल गहराते चले गए और उसकी आंखों में डर, गुस्से और लाचारी का समंदर उमड़ पड़ा। तुम में से कोई भी अपना कसूर मानने को तैयार नहीं। खैर, अब ये बताओ कि ड्राइवर कहाँ था जो तुम लोग उसे अस्पताल तक लेकर नहीं गए? जोराब अली खान नौकरों से इस तरह सवाल कर रहा था जैसे वो कोई कहानी सुना रहे हों, जबकि हकीकत में वो सब डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर जोराब अली खान को एक भी बात बुरी लगी तो वो उन्हें नौकरी से निकाल देगा, और इसीलिए सबके चेहरे पर बेगुनाही के बावजूद गहरी घबराहट छाई हुई थी। साहब जी, मुझे अनाया बीबी ने कहा था कि उन्हें चॉकलेट चाहिए, बस मैं उनके लिए चॉकलेट्स लेने गया था। फैज़ मोहम्मद ने घबराकर अपने हक में सफाई दी, मगर जोराब अली खान तो गुस्से से फटने वाला था। तुम सब लोगों के पास एक से बढ़कर एक बहाने मौजूद हैं। अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने मुझसे सच्चाई छिपाई है तो अपने अंजाम के बारे में सोच लेना। मैंने अभी CCTV फुटेज निकलवाई हैं। ये कहते हुए वो उठा और वहाँ से चला गया। सारे नौकर सन्न रह गए। जब तक रमशा जिंदा थी वो सबसे ज़्यादा रहमदिल इंसान था। हर किसी से प्यार से बात करता था। रमशा कभी कभी नौकरों को डांट देती थी, लेकिन वो हमेशा ही नौकरों की साड़ लेता था। मगर अब तो जैसे एक जख्मी शेर बन गया था। किसी पर भी टूट पड़ता, किसी को भी छोड़ता नहीं था। न जाने क्या चल रहा था उसके दिल में, मगर उसकी बीवी की मौत ने उसे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। अब वो दिन रात ऑफिस में डूबा रहता और घर आते ही सारा गुस्सा नौकरों पर निकालता। अब तो खुद के ऊपर भी उसका कोई काबू नहीं था। नौकरों को अच्छी खासी डांट पिलाने के बाद वो अब अनाया के कमरे में आया। अनाया बेटा, अब कैसी तबीयत है? ज़्यादा चक्कर तो नहीं आ रहे? उसके बोलने का अंदाज अचानक ही बिल्कुल बदल गया था, जैसे अभी अभी किसी और इंसान की शक्ल ओढ़ ली हो। वो अपनी बेटी से पूछ रहा था, जो सिर पर पट्टी बांधे थकी थकी सी लेटी हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले ही वो नौकरों को फटकार कर आया था और अब बेटी के सामने कितना मीठा बन रहा था। शमाला ने दिल ही दिल में सोचा और फिर अनाया की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए उसी को देख रही थी। शायद वो उसे अजीब से मुंह बनाते देख चुकी थी, तभी तो लगातार मुस्कुराई जा रही थी। शमाला आपी,
आपने मेरे लिए केक बनाया? उसने मासूमियत से पूछा तो शुमाइला एकदम से हड़बड़ा गई थी, क्योंकि केक तो वहीं अधूरा छोड़ दिया था जब अनाया गिरी थी और वो केक छोड़कर दौड़ती हुई ड्राइंग रूम की ओर चली गई थी और अब उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। तभी जोराब अली खान ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। शमाइला, क्या तुम्हारी आंखों के साथ साथ कान भी खराब हो गए हैं? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि अनाया क्या पूछ रही है? उसने शमाइला की आंखों पर लगे मोटे चश्मे पर तंज किया था और उसके ख्यालों से बाहर खींच लाया। शमाइला अभी तक उसी अधूरे केक में खोई हुई थी। सॉरी सर, मैं इसी केक के बारे में ही सोच रही थी। उसने जल्दी से अपनी सफाई पेश की थी, कहीं वो आदमी फिर से कोई क्लास न लगा दे। अभी अभी तो इतनी डांट सुनकर आई थी और अब और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। अगर तुमने केक बना ही लिया था तो ले आओ, मैं खुद टेस्ट करना चाहता हूँ कि खाना कैसा बना रही हो। उसने जानबूझकर उसे तंग करने के लिए कहा, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी हालत में उससे खाना नहीं बन पाया होगा। शायद वो अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा था। सर, वो केक मैंने पूरा नहीं किया था। जब मैंने उसे बेक करना शुरू किया तभी अनाया बीबी सीढ़ियों से गिर गई थीं और हम सब उनका खून रोकने में लग गए थे। फिर मैं और कुछ और नौकर आपके साथ अस्पताल भी गए थे। मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उस केक को पूरा कर पाती। उसने कांपती आवाज़ में बात पूरी की और आंखें झुका लीं, जैसे अब और कुछ कहने की हिम्मत ना हो। ठीक है, तो फिर जाओ, उस केक को पूरा करो और लेकर आओ। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। ये कहते हुए जोराब अली खान ने टांग पर टांग जमाई और शुमाइला को सर से पांव तक घूरने लगा। उसकी निगाहें इतनी तेज थीं कि जैसे आर पार कर दें। शुमाइला बिना कुछ बोले घबराकर दौड़ती हुई किचन की ओर भागी और हड़बड़ाकर केक पूरा करने लगी। साथ ही साथ वो मन ही मन जोराब को खरी खोटी भी सुना रही थी। इतनी भी क्या अर्जेंसी की केक की? मुझे तो अस्पताल जाना ही नहीं चाहिए था, मगर नहीं, बड़े खान साहब ने तो जैसे जानबूझकर मुझे साथ घसीटा। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए सोचा। अभी वो केक बनाकर हॉल में आई थी कि उसकी नज़र अनाया पर पड़ी। वो तो गहरी नींद में सो रही थी और जोराब अली खान ऑफिस के लिए किसी काम के सिलसिले में जा चुका था और ये देखकर शमाइला का खून गुस्से के मारे खौल उठा। बाहरी किस्मत, इतनी जान मारकर केक बनाया और इन दोनों बाप बेटी को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, खाए बगैर ही चले गए। वो तमतमाते चेहरे के साथ बड़बड़ाती हुई फिर से किचन की ओर चल दी। जल्दी के चक्कर में पूरा किचन उलट पुलट हो चुका था। जगह जगह मैदा बिखरा पड़ा था, प्लेटें, बर्तन, बॉल्स सब अस्त व्यस्त। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान गुजरा हो। उसने मुंह बनाते हुए किचन को देखा और उसकी आंखें भर आईं। रोते हुए उसने सारे बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। मैंने सोचा था आज जल्दी घर जाऊंगी, मगर नहीं, यहाँ तो काम ही ऐसा है कि इंसान की हड्डियाँ तक चूर हो जाएं। वो खुद से बड़बड़ाती जा रही थी। घड़ी की सुइयों को भी घूर रही थी। रात के 10 बज चुके थे और वो अब भी वहीं थी, अकेली, थकी हुई, टूटी, मगर काम अब भी बाकी था। रात को जोराब अली खान 11 बजे घर लौटा तो पूरा बंगला सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर कोना खाली, हर दीवार खामोश। वो बिना कोई आहट किए सीधा अनाया के कमरे की ओर बढ़ा। अनाया, पापा की जान, कैसी हो बेटा? उसने बेहद नरम और मोहब्बत से अपनी बेटी को पुकारा, लेकिन अनाया कुछ भी नहीं बोली। सीने से लगाई गई फ़ोटो को उसने और भी जोर से अपने सीने से भींच लिया था और बेड से उतरकर चली गई। एक गहरी सांस लेते हुए जोराब अली खान ने अनाया को देखा था, जो रोते हुए अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाए सोफे पर सिमटी बैठी थी। जोराब जानता था आज अनाया बहुत उदास होगी, क्योंकि आज उसकी माँ की सालगिरह थी और ये बात खुद ही जोराब अली खान ने उसे बताई थी कि 1 हफ्ते बाद आपकी मम्मा का बर्थडे है। और वो ये बात अनाया को कहकर पछताया था, क्योंकि पूरे 1 हफ्ते में अनाया ने उसका दिमाग खा रखा था और यही वजह थी कि उसने अपना सारा काम छोड़कर जल्दी घर लौटने का फैसला किया था। पापा, मम्मा हमें छोड़कर कहाँ चली गईं? उसने मासूमियत से पूछा और अपनी नम आँखों से अपने पापा की ओर देखने लगी। जोराब अली खान की आंखों में भी आंसू आ गए। दिल जैसे किसी ने भींच लिया। इधर आओ, मम्मा से मिलना है ना? उन्हें देखना चाहती हो ना? जोराब ने उसकी तरफ बढ़कर पूछा और जब अनाया ने सिर हिलाकर हाँ कहा तो वो फूट फूट कर उसके गले लग गई। तो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा से मिलवाता हूँ। जोराब ने उसे अपनी बाहों में उठाया और खिड़की के पास ले गया। अनाया बेटा, जब सब लोग मर जाते हैं ना, तो वहाँ ऊपर अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं। उसने अपनी बेटी को समझाने के लिए आकाश की ओर इशारा किया। अनाया सिर्फ 5 साल की थी, मगर उसके सवाल इतने गहरे होते थे कि कभी कभी जोराब का दिल कांप उठता था। उसकी नैनी भी उसकी सादत से तंग रहती थी, मगर वो कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि वो जानती थी जोराब अली खान उसकी कोई भी शिकायत सुनकर उसका गला पकड़ लेगा। पापा,
अल्लाह ताला ने सिर्फ मामा को ही क्यों बुलाया? मुझे भी साथ बुला लेते ना, उसने मासूमियत से रोते हुए कहा और अपने पापा के सीने से लिपट गई। उस पल जोराब का दिल जैसे चीर सा गया था। उसकी सांसें भारी हो गईं और आंखों से बहते आंसू भी उसके दिल का दर्द कम नहीं कर पाए। जोराब अली खान के सब्र का बांध टूट गया और उसकी आंखों से कुछ आंसू यूं ही बेमोल बहते हुए गालों पर लुढ़क आए, मगर उसने फ़ौरन अपने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि वो अपनी बेटी के सामने खुद को टूटा हुआ नहीं दिखाना चाहता था। गलत बात है अनाया, ऐसे नहीं कहते। अगर आप मम्मा के साथ चले जाते तो फिर मैं तो अकेला रह जाता। फिर बताओ मैं तुम दोनों के बिना कैसे जिंदा रहता? तो मम्मा भी तो वहाँ अकेली है ना पापा? उसने फिर से एक मासूम सा सवाल कर दिया। इस बार वो कुछ नहीं बोला। अनाया के माथे को चूमा, खिड़की बंद की और अनाया को वापस बिस्तर तक ले आया। रात के 11 बज रहे थे और वो अब तक जाग रही थी। ये कोई अच्छी आदत नहीं थी। बताओ ना पापा, मम्मा वहाँ अकेली हैं तो वो भी तो बोर होती नहीं होंगी ना? फिर अल्लाह ताला ने उन्हें अकेले अकेले अपने पास क्यों बुला लिया? जो अच्छे लोग होते हैं ना, अल्लाह उन्हें जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। उसने जैसे तैसे एक जवाब अपने मन में गढ़ा और बेटी को बताया। तो पापा, क्या मैं और आप अच्छे नहीं हैं जो अल्लाह ने हमें अपने पास नहीं बुलाया? उसकी मासूम बात पर जोराब अली खान के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हम भी अच्छे हैं जान, मगर अल्लाह ने हर किसी की ज़िंदगी के दिन तय कर दिए हैं। जिसकी ज़िंदगी के दिन पूरे हो जाते हैं वही अल्लाह के पास जाता है। जोराब ने उसे बड़ी नरमी से समझाया और ये बात सुनकर अनाया जैसे किसी गहरी सोच में डूब गई। जोराब ने उसका ध्यान बढ़ता देखा तो नज़र चुराकर सामने दीवार पर लगी अपनी पत्नी रमशा खान की तस्वीर को देखा। वो तस्वीर में मुस्कुरा रही थी। कितना खुश नसीब समझती थी वो खुद को। पूरे परिवार से लड़कर उसे पाया था, अपनी दुनिया बनाई थी, और अब वही रमशा उसे अकेला छोड़कर हमेशा की नींद सो चुकी थी। पापा। काफ़ी देर की चुप्पी के बाद अनाया ने नम सी आवाज़ में अपने पापा को पुकारा। हाँ पापा की जान, जोराब ने उसे मोहब्बत से जवाब दिया और उसके पास बैठते हुए उसका माथा चूमा। पापा, मुझे भी मम्मी चाहिए। वो 4 साल की बच्ची फूट फूट कर रोते हुए अपने पापा से फरमाइश कर रही थी। जोराब अली खान का दिल जैसे एक बार फिर चीर गया। उसने गहरी सांस ली और धीमे मगर सख्त लहजे में बोला, मैं तुम्हारे लिए मम्मी कैसे ला सकता हूँ? सौतेली मम्मी, वो तुम पर जुल्म करेगी बेटा। जोराब अली खान ने सच्चाई का कड़वा घूंट अपनी बेटी को पिलाते हुए जैसे अपने ही जख्म फिर से कुरेद डाले। पापा, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे भी मम्मी चाहिए। अनाया ने रोते हुए जिद पकड़ी। जब मैं अपने दोस्तों के साथ उनकी मम्मियों को देखती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। आपको पता है, हानिया की मम्मी रोज़ उसे स्कूल छोड़ने आती हैं और लेने भी। उसकी आवाज़ काँप रही थी, मगर जज्बात ठहरे नहीं थे। अभी 6 दिन ही हुए थे अनाया का एडमिशन हुए और हानिया से उसकी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक ही डेस्क पर बैठती थीं और हर दिन जब हानिया की मम्मी उसे प्यार से सीने से लगाकर स्कूल छोड़ती तो अनाया की मासूम आंखों में अधूरापन भर जाता। बेटा, उनकी मम्मी तो जिंदा है ना, इसलिए वो उन्हें रोज़ स्कूल लाने ले जाने आती हैं। तुम्हारी मम्मा तो ऊपर अल्लाह के पास हैं और तुम्हारे पापा तो काम करते हैं, लेकिन शमाइला आपी और कुदसी आंटी तो तुम्हारे साथ होती हैं ना। जोराब अली खान ने जैसे तैसे उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो तो जैसे चिढ़ सी गई थी। उसने झटके से उसका हाथ छुड़ाया और गुस्से में जाकर एक कोने में बैठ गई। जोराब उसे बहुत देर तक मनाता रहा, समझाता रहा, मगर वो तो जिद की पक्की निकली। जब कोई तरीका काम ना आया तो थक हार कर रात के 1 बजे जोराब अपने कमरे में लौट आया। वहाँ यादों का तूफान उसका इंतजार कर रहा था। उस कमरे में उसने अपनी बीबी के साथ कितनी हसीन यादें सजोई थीं। वो हंसी, वो बातें, वो छोटी छोटी तकरारें सब आज सन्नाटे में बदल चुकी थीं और अब वो बहुत अकेला रह गया था। आंखें बंद होते ही उसकी पलकों से कई अनमोल आंसू बह निकले। वो मजबूत मर्द भी आज बुरी तरह टूट गया था। सुबह वो देर से उठा। अनाया स्कूल जा चुकी थी। उसने जल्दी से नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। ऑफिस में वो काम में इस कदर डूबा कि वक्त का होश नहीं रहा, मगर तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने चौंक कर नज़र उठाई और ऊपर देखा, मगर चारों तरफ सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। फिर ये कैसा एहसास था जो उसे बेचैन कर गया? सर झटक कर वो फिर से अपने काम में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद उसे अचानक कॉफ़ी की ज़बरदस्त तलब महसूस हुई, क्योंकि ये टाइम उसके कॉफ़ी पीने का ही हुआ करता था। लेकिन उससे पहले ही एक कर्मचारी उसके सामने कॉफ़ी लिए हाजिर हो गया। जोराब अली खान को हैरानी हुई, आखिर उसके ऑफिस के ये कर्मचारी इतने समझदार कब से हो गए कि उसके कहे बिना ही कॉफ़ी ले आए। शकूर अहमद,
मैंने तो तुम्हें कॉफ़ी लाने को नहीं कहा था, फिर आज तुम कॉफ़ी कैसे ले आए? जोराब अली खान ने उसे सर से पैर तक शक की निगाह से घूरते हुए पूछा। साहब जी, वो नाजिया बीबी है ना, उन्होंने ही कहा था कि सर रोजाना 12 बजे कॉफ़ी पीते हैं, बिना कहे ले जाना। शकूर की बात सुनकर जोराब चौंक गया। नाजिया, उसने आज से पहले कभी ये नाम अपने ऑफिस में नहीं सुना था। शायद कोई नई नियुक्ति हुई थी उसकी, लेकिन सवाल ये था कि वो उसके बारे में इतना क्यों जानती थी। इतना तो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी भी उसका ख्याल नहीं रखती थी। जोराब ने शकूर से नाजिया के बारे में पूछा और फिर चुपचाप कॉफ़ी पीने लगा। कॉफ़ी वाकई बहुत अच्छी बनी थी। उसने सामने देखा तो एक लड़की हिजाब में हल्की सी मुस्कान लिए उसे देख रही थी। पहली बार में ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पहले भी कहीं देखा हो, मगर उसे याद नहीं आ रहा था। उसने उस लड़की को नज़रअंदाज किया और फिर से काम में लग गया। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। आधे घंटे बाद एक बहुत अहम मीटिंग थी और अभी तक उसकी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं हुई थी। सर, मैं आई कम इन? नाजिया ने मुस्कुराते हुए हाथ में फ़ाइल लिए दरवाजे पर दस्तक दी। यस श्योर मिस नाजिया, आप आ सकती हैं, जोराब ने व्यस्त लहजे में जवाब दिया और उसे अंदर बुला लिया। सर, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो झिझकते हुए अंदर आई और अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। जोराब अली खान ने चिढ़ते हुए उसकी ओर देखा और फिर बिना कुछ बोले अपने काम में लग गया। सर, दरअसल मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए थी। नाजिया ने आखिरकार धीरे से अपनी बात रख दी। जोराब ने हैरानी से देखा। बीबी, तुम्हें यहाँ काम करते हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम छुट्टी मांग रही हो? उसने झल्लाकर कहा। लेकिन नाजिया शर्मिंदा होने की बजाय मुस्कुराकर बोली, सर, मेरा नाम बीबी नहीं, नाजिया जफ़र है और मैं 1 साल तक आपकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आपके घर भी आती रही हूँ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। नाजिया ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय करवाया था। तब जाकर जोराब अली खान को समझ आया कि ये चेहरा उसे जाना पहचाना क्यों लगा था। उसकी यादें धीरे धीरे सामने आने लगी थीं। पहले मुझे छुट्टी की वजह बताओ, फिर इस बारे में सोचा जा सकता है। तुम्हें पता है ना कि मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ और उसके लिए तुम्हें दिन रात यहाँ काम करना पड़ेगा, और तुम हो कि मुझसे 24 घंटे की छुट्टी मांग रही हो। जोराब अली खान का लहजा गुस्से से भरा था, मगर नाजिया के साथ वो फिर भी कुछ नरमी से पेश आया, क्योंकि वो उसकी बेटी के साथ एक लंबा वक्त बिता चुकी थी। सर, वो मुझे रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, उसने उदास होकर जोराब को बताया। उसका चेहरा जैसे अंधेरे में डूब गया था। जोराब को ये जानकर अजीब सा लगा। उसे तो खुश होना चाहिए था, मगर उस पल वो लड़की कुछ ऐसी लग रही थी जैसे किसी भी पल फूट कर रो पड़ेगी। मिस नाजिया, सब ठीक है ना? उसने नरम लहजे में पूछा। और यही तो वो पल था जिसका नाजिया कब से इंतजार कर रही थी। वो उसे शुरू से ही पसंद करती थी, मगर आज जब उसे रिश्ते वाले देखने आ रहे थे तब भी वो अपने जज्बात बयां नहीं कर पा रही थी। सर, जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ वो इस बात से अनजान है और मेरे घर वाले कहते हैं कि मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही है। उन्होंने मुझ पर ज़बरदस्ती की है, मगर मैं ये शादी नहीं करना चाहती। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क आईं। तो फिर आपको हिम्मत दिखानी चाहिए और उस शख्स को बता दो कि आप उसे पसंद करती हैं। क्या पता उसके दिल में भी आपके लिए कोई कोना हो। जोराब ने उसकी बातों को ध्यान से सुनते हुए 1 दिन की छुट्टी मंजूर कर दी थी। सर, न सिर्फ हमारी उम्रों में फ़र्क है, बल्कि हमारे बीच जात और समाज का भी बहुत बड़ा अंतर है। वो चाह कर भी मुझसे शादी नहीं कर सकता, मगर मैं भी उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। ये मेरी जिद है, मगर घर वाले मुझे इस जिद के आगे झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। धीरे धीरे नाजिया का रोना तेज हो गया और कुछ लोग उनकी तरफ देखने लगे। जोराब ने फौरन उसे पानी का गिलास पकड़ाया और ख़ुद कुर्सी पर बैठ गया। क्या उस शख्स का ताल्लुक हमारे ऑफिस से है? जोराब ने सच्चाई जानने की कोशिश की तो नाजिया ने धीमे से सिर हाँ में हिला दिया। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकती हो? जोराब अली खान ने पहली बार किसी को ऐसे ख़ास फेवर देने का इरादा किया था और ये उसके लिए नया था। नाजिया के चेहरे पर हल्की सी खुशी की झलक आ गई। सर, अगर मैं उसका नाम लूँ तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? उसने झिझकते हुए पूछा। मैं गुस्सा नहीं करूँगा, तुम बस बताओ तो सही कौन है वो। जोराब ने नजरें फाइल पर गड़ाए हुए उसे हौसला दिया। नाजिया बताना तो नहीं चाहती थी, मगर दिल की मजबूरी ने जुबान को खोल दिया। पता नहीं आज उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि वो उसका नाम जबान पर ले ही आई थी। सर, वो कोई और नहीं बल्कि वो आप हैं। ये कहकर वो बिना जवाब का इंतजार किए तेजी से केबिन से बाहर निकल गई और जोराब अली खान के हाथों में थमी फाइल वहीं की वहीं रुक गई, जैसे वक्त थम गया हो। उसे कभी ये गुमान नहीं था कि वो लड़की उसका नाम लेकर चली जाएगी। काफ़ी देर तक जोराब अली खान पर सन्नाटा रहा।
वो बिल्कुल खामोश हो गया था। उस लड़की की हिम्मत पर हैरान था, जो अभी अभी उसके सामने ही उसका नाम ले चुकी थी, यानी बगैर किसी झिझक के उसे प्रपोज कर गई थी। और वो अब तक उसी लम्हे को जैसे थामे बस उसे निहारता रह गया था। अचानक अनाया की वो बात उसके दिमाग में गूंजी। पिछले 1 हफ्ते से ही वो उससे बात नहीं कर रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मम्मी चाहिए थी। वो चाहता था कि अनाया को माँ शब्द से ही नफरत हो जाए, ताकि वो फिर कभी मम्मी लाने की जिद न करे। वो अपनी बेटी और अपने काम के साथ खुश था, मगर बेटी की लगातार जिद अब उसे बेचैन करने लगी थी। वो तुरंत समझ गया था कि अब और कोई तरीका नहीं बचा। उसने फौरन एक योजना बनाई और नाजिया को अपने केबिन में बुलाया। नाजिया शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठी थी, और तब जोराब ने अपनी बात रखी। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कब पसंद कर बैठी, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम अपने कदम वापस खींच लो। सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक लड़की जब लड़के से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है तो इसके लिए उसे बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, और वो हिम्मत मैंने दिखाई है। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हट सकती। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, और एक बात मैं आपको और बता दूं, जहां मेरे माँ बाप शादी करना चाहते हैं, मैं उस लड़के से भी शादी नहीं करूंगी, भले इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जोराब अली खान चौंक उठा। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी शादी रुकवा सकता हूँ तो? नाजिया की आंखों में चमक उभर आई। तुम्हारी शादी रुकवाने का एक ही तरीका है। 1 महीने के लिए तुम मुझसे निकाह कर लो और मेरी बेटी के दिल में सौतेली माँ के लिए इतनी नफरत भर दो कि उसके मन से मम्मी का ख्याल हमेशा के लिए मिट जाए, क्योंकि मैं अपनी पहली बीवी से बेहद मोहब्बत करता था और अपनी बेटी को कभी सौतेली माँ नहीं देना चाहता। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरी बेटी के दिल में सौतेली माँ के लिए गलतफहमी जरूर डालनी है, लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए। ये कहते हुए जोराब अली खान ने नाजिया के चेहरे के भाव को गौर से देखा। जो चेहरा कुछ पल पहले मायूसी में डूबा हुआ था, अब अचानक ही एक अजीब सी खुशी से दमकने लगा था। वो जानता था नाजिया उसे पसंद करती है, लेकिन वो यूं बेझिझक इजहार कर देगी इसका अंदाजा उसे नहीं था। सोचकर जवाब देना नाजिया, तुम्हारे पास अब भी वक्त है। जोराब ने सख्ती से नहीं बल्कि नरमी से कहा और उठकर जाने लगा। मगर तभी नाजिया खड़ी हो गई। सर, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। आपकी मर्जी हो तो आज ही आप मेरी माँ से बात कर सकते हैं, उसने मजबूती से कहा। मेरे अब्बा का तो पिछले साल ही इंतकाल हो गया था, कोई भाई नहीं है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और घर मेरी ही कमाई से चलता है। अम्मा को कैंसर है और डॉक्टर कहते हैं उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। ये कहते हुए नाजिया की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। फिर नाजिया ने अपनी माँ का नंबर भी बता दिया। जोराब अली खान, जो अपनी बीवी की मौत के बाद किसी से सीधा मुस्कुराकर बात भी नहीं करता था, आज पहली बार उसने अपने होठों पर एक सच्ची मुस्कान देखी थी। उसे वो लड़की खासी बातूनी लगी, मगर सच्ची। करीब 2 घंटे के बाद वो उसके घर पर मौजूद था, मगर वो घर नहीं, एक छोटा सा कमरा था, जो एक साथ सोने का कमरा भी था और वहीं कोने में छोटा सा किचन भी। वो लोग बेहद गरीबी में जी रहे थे और वो लड़की इतनी छोटी उम्र में नौकरी करके पूरे घर का खर्च उठा रही थी। बड़ी बहन के हालात तो ठीक थे, लेकिन उसके ससुराल वाले ना तो उसकी माँ की मदद करने देते और ना ही बहन की, जिसकी वजह से नाजिया को 3-4 बसें बदलकर रोज़ नौकरी पर आना पड़ता था। नाजिया की माँ खुश थी, वो तो वैसे ही खुदा से दुआ करती थी कि उनके रहते ही उनकी दूसरी बेटी का भी घर बस जाए। उन्होंने फ़ौरन ही जोराब अली खान के रिश्ते के लिए हाँ कह दी और फिर 2 घंटे के बाद ही उन दोनों का निकाह हो चुका था। वो नाजिया को विदा कराकर घर ले आया। वो किसी भी तरह अपनी बेटी के दिल में सौतेली माँ के लिए नफरत भरना चाहता था, लेकिन अनाया तो ये देखकर खुशी से झूम उठी थी कि अब उसकी भी माँ आ गई थी। अब वो भी अपनी माँ के साथ हर जगह जाया करेगी, जैसे बाकी बच्चों की मम्मी आती हैं। वो तो बस यही सुनना चाहती थी कि अब उसकी भी मम्मी है। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी के लिए लेकर आया हूँ, जोराब अली खान ने सख्ती से ये स्वीकार करते हुए अपने कमरे से जाने के लिए कह दिया। वो अपनी पत्नी रमशा की जगह किसी और को नहीं दे सकता था। नाजिया मुँह लटकाए हुए अनाया के कमरे में चली आई। थोड़ी देर बाद जोराब ने सोचा कि अगर वो उसके कमरे में रही तो अनाया उसके बारे में बुरा कैसे सोचेगी। उसे तो अपने कमरे में ही ठहराना चाहिए। वो जल्दी से अनाया के कमरे में आया तो देखा वो दोनों दोस्तों जैसे बातें कर रही थीं। ये बात जोराब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने सख्ती से नाजिया को देखा और कमरे में आने को कहा। नाजिया घबराते हुए अनाया का हाथ छोड़कर उसके साथ चल दी। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरी बेटी के कमरे में नहीं रहोगी, बल्कि मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी।
वो सख्ती से कहता हुआ उसे घूर रहा था। ठीक है, जैसा आप चाहें, नाजिया ने धीमे से जवाब दिया। तुम मुझे सिर्फ सर बुलाया करना, मुझसे ज़्यादा उम्मीदें भी मत रखना। जल्दी से कपड़े बदल कर सो जाओ और हमारे बीच तकिया रख लेना। ये कहकर वो ड्रेसिंग रूम में चला गया। कपड़े बदलने के बाद वो चैन से सो गया था, जबकि नाजिया पूरी रात यही सोचती रही कि वो इस पत्थर आदमी के दिल में अपनी जगह कैसे बनाए। सुबह उठी तो जोराब अली खान ऑफिस जा चुका था और अनाया स्कूल नहीं गई थी। शायद उसके सिर में दर्द था। जल्दी से नाश्ता करने के बाद उसने अनाया के लिए ट्रे सजाई और उसके कमरे में पहुंची। देखा तो वो सरदर्द से बिस्तर पर लेटी थी। उसने जल्दी से नौकरानी को डॉक्टर बुलाने को कहा और ख़ुद उसके पास बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसके बाल सहलाने लगी। अनाया बेटा, अब तबीयत कैसी है? सर में दर्द ज़्यादा है क्या? उसने बहुत प्यार से उस छोटी बच्ची से पूछा। मिस, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मेरा सिर फट रहा है। वो रोते हुए उससे लिपट गई। सबसे पहली बात, मैं आपकी टीचर या कोई मिस नहीं हूँ, मैं तो आपकी मम्मा हूँ। और दूसरी बात, अभी मैं आपका सिर दबा देती हूँ। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो बस आने ही वाले हैं। जैसे ही दवाई देंगे आप एकदम ठीक हो जाएंगी, लेकिन तब तक आपको थोड़ा सा नाश्ता करना पड़ेगा। मेरी बात मानेगी ना आप? नाजिया ने बेहद प्यार से उस मासूम सी बच्ची को देखते हुए कहा तो वो धीमी सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ मम्मा, मैं आपकी बात मानूंगी। ये सुनकर नाजिया का दिल मुस्कुरा उठा। उसे मम्मा कहलवाने का जो इंतजार था आज पूरा हो गया था। नाजिया ने प्यार से उसका सिर सहलाना शुरू कर दिया, साथ ही साथ धीरे धीरे उसे फल भी खिलाने लगी। ब्रेड अनाया ने बिल्कुल भी नहीं खाई थी और नाजिया जानती थी कि वो उसे ज़बरदस्ती कुछ नहीं खिला सकती, इसलिए उसने सिर्फ फल खिलाकर ही उसका नाश्ता पूरा करवा दिया। करीब 15 मिनट बाद डॉक्टर साहब भी पहुंच गए थे। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि नज़ला जुकाम की वजह से उसके सिर में दर्द था। दवाई दी और कहा कि आराम करे, तो अनाया चैन से सो गई। अभी नाजिया अनाया के कमरे से निकलकर जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, तभी नौकरानी हाँफती हुई अंदर आई। उसकी सांसें बुरी तरह फूली हुई थीं और हाथ भी बुरी तरह कांप रहे थे। बीबी जी, एक औरत तो गेट पर बैठी है, हुलिया देखकर तो कोई भिखारन लगती है, लेकिन कह रही है कि जोराब अली खान से मिलकर ही जाएगी, उनके बिना नहीं जाएगी। मैं उसे क्या जवाब दूं? नौकरानी ने नाजिया की रजामंदी जानने के लिए उस औरत की पूरी जानकारी दी तो नाजिया को अजीब लगा। आखिर कौन हो सकती है वो औरत जो जोराब से मिलने की जिद पर अड़ी थी और क्यों मिलना चाहती थी? वो जिज्ञासा में गेट तक चली आई, लेकिन तब तक जोराब की गैर मौजूदगी का सुनते ही वो औरत वहाँ से जा चुकी थी। मगर नाजिया की पत्नी वाली भावना जाग चुकी थी। वो सोचने लगी, आखिर वो औरत कौन हो सकती है। काफ़ी देर सोचने के बाद भी जब कुछ समझ न आया तो वो चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। वो सो रही थी जब उसे अपने पास किसी के लेटने की आहट आई। घबराकर उठी तो देखा जोराब उससे थोड़ा फासला बनाए हुए अपना सिर दबाते हुए लेट चुका था। एक अच्छी पत्नी की तरह वो तुरंत उठी। आप ठीक हैं? क्या आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? नाजिया ने पूरी आज्ञाकारिता से पूछते हुए उम्मीद की कि वो गुस्से में ना आ जाए। मैं अभी अभी अनाया से मिलकर आ रहा हूँ नाजिया, वो तो तुम्हारी तारीफ़ों के पुल बांध रही थी। तुम इस घर में कौन सी नीयत लेकर आई हो? वो सिर के नीचे हाथ टिकाए उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी शर्त याद नहीं? मैंने साफ कहा था कि तुम्हें उसकी नज़रों में सौतेली माँ के लिए नफ़रत भरनी है, ना कि मोहब्बत। मैं अपनी बेटी के पास कोई भी औरत नहीं बैठा सकता जो कल को मेरी गैर हाजिरी में उस पर जुल्म करे। एक ही सांस में वो इतने भारी जुमले कह गया और नाजिया थके हुए उस इंसान को देख रही थी जो ऑफिस में घंटों काम करने के बाद अब भी तनाव से भरा हुआ था और फाइलें घर तक लाया था। वो बच्ची है, बीमार है, जब ठीक हो जाएगी तो जैसा आप कहेंगे वैसा ही व्यवहार करूंगी। और वैसे भी मैं कोई पत्थर दिल औरत नहीं हूँ जो एक मासूम पर जुल्म करूँ। मुझसे जो हो सकेगा मैं आपके कहे अनुसार करूँगी, वरना मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। 1 महीने बाद बेझिझक मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देना, बट मुझे इस बच्ची पर जुल्म करने के लिए मजबूर मत करें। वो अपने गुस्से को शब्दों में उतेरती चली गई और जोराब उस लड़की को देखता रह गया जिसकी आवाज़ उसके सामने कभी नहीं निकलती थी, और आज वो इतनी हिम्मत के साथ उसे इतना सब कुछ सुनाकर चली गई थी। मगर आज वो उसे कुछ भी नहीं कह पाया था क्योंकि वो बेहद थका हुआ था। नाजिया अनाया के कमरे में चली आई जो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई अनाया तुरंत उससे लिपट गई। मम्मा, चलिए ना, पार्क चलते हैं। बेटा, ये रात का समय है। नाजिया ने घबराकर घड़ी की तरफ देखा। मम्मा, मेरा मन बहुत कर रहा है जाने का। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, हम लॉन में टहल लेते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे, हंसी मजाक भी। फिर पार्क और लॉन में फ़र्क ही क्या है। उसने अनाया को गोद में उठाया और बाहर ले आई। वो दोनों हंसती मुस्कुराती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं।
किचन से निकलते हुए जोराब के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसने गुस्से से नाजिया की ओर देखा और बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अभी भी दोनों बातें ही कर रही थी जब बारिश की हल्की हल्की बूंदें जमीन को भिगोने लगीं। नाजिया ने तुरंत अनाया का हाथ थामा और उसे अंदर लाने ही वाली थी कि तभी अनाया वहीं रुक गई। नहीं मम्मा, मुझे नहाना है। आपको पता है ना, पापा मुझे बारिश में बिल्कुल भी भीगने नहीं देते, जबकि मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। पापा कहते हैं कि मेरी मम्मा को भी ऐसे ही भीगना बहुत पसंद था। लेकिन बेटा, ये बेमौसम की बारिश है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी तो बीमार पड़ जाओगी। कल तुम्हारा बहुत ज़रूरी टेस्ट है ना, और आज पूरे दिन तुम्हारे सिर में दर्द भी रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो तुम्हें तेज़ बुखार हो सकता है और मैं ये ख़तरा नहीं उठा सकती। तुम्हारे पापा बहुत नाराज़ हो जाएंगे। नाजिया ने थोड़ी सख्ती से उसका हाथ पकड़ा और अंदर लाने ही वाली थी कि अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और जिद करने लगी। मजबूर होकर नाजिया भी उसके साथ थोड़ा थोड़ा बारिश में भीगने लगी। मुश्किल से 2 मिनट हुए थे कि वो फ़ौरन अनाया को रूम में ले आई थी। उसे गर्म कपड़े पहनाए, कंबल में लपेटा और बेड पर लिटा दिया। फिर खुद भीगे बदन के साथ अपने कमरे में चली आई। उसी वक्त तो जोराब लैपटॉप पर झुका किसी ज़रूरी काम में व्यस्त था, जबकि नाजिया चुपचाप दबे पांव वॉशरूम में घुस गई। जोराब ने गहरी नज़र उसकी ओर डाली थी। उसका भीगा हुआ रूप देखकर वो कुछ पल के लिए ठहर सा गया था। उसकी नज़रें अपने आप ही उस ओर खींच रही थीं जिनसे वो लगातार बचने की कोशिश कर रहा था, पर वो लड़की उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही थी। नहाने के बाद जैसे ही वो बाहर निकली, दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई थी। वो एकदम से घबरा गई। जोराब भी अब ध्यान देने लगा। बीबी जी जल्दी चलिए, अनाया बीबी के कमरे में, वो बहुत ज़्यादा कांप रही है। लेकिन अब तो कोई जवाब भी नहीं दे रही। उनके होंठ भी नीले पड़ चुके हैं। मुझे डर लग रहा है, नौकरानी ने घबराकर कहा। नाजिया का हाथ पकड़कर खींचने लगी। इससे पहले वो कुछ कहती, जोराब ने उन्हें एक तरफ किया और पागलों की तरह भागते हुए बेटी के कमरे में पहुंचा। नाजिया के तो मानो हाथ पांव सुन्न हो गए थे। जल्दी से जोराब ने अनाया को गोद में उठाया और नाजिया को साथ आने का कहा। फिर तेजी से गेट की ओर भागा। गाड़ी में बैठते ही वो स्पीड से ड्राइव करता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। आधे घंटे के इंतजार के बाद डॉक्टर प्रोफेशनल मुस्कान के साथ बाहर आए और बोले, घबराने की ज़रूरत नहीं, ये बेमौसम की बारिश थी और ज़्यादा भीगने की वजह से सर्दी जुकाम हो गया है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। भाप लेने से आराम मिलेगा। 2-4 दिन स्कूल से छुट्टी रखें और बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक लगाएं। ये दवाइयाँ हैं, समय पर दीजिए। बच्ची 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने मुस्कुराकर दोनों को देखा और चला गया, जबकि जोराब ने नाजिया पर गुस्से से भरी नज़र डाली। अनाया को गोद में उठाया जब थोड़ी ठीक लग रही थी और हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। वो तीनों वापस घर लौट आए थे। अनाया को सुलाकर जैसे ही जोराब अपने कमरे में आया, उसका गुस्सा काबू से बाहर था। आंखें लाल थीं, सांसें तेज हो रही थीं, जैसे सीने में कोई ज्वाला धधक रही हो। नाजिया जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसने बिना कुछ कहे उसे दोनों बाजुओं से झपट लिया और जोर से दीवार पर टिका दिया। उसकी पकड़ में एक बेचैन बाप का डर था, एक टूटे हुए पति का दर्द था, इंसान का गुस्सा, सब कुछ मिला हुआ था। तुमने मेरी बातों को हल्के में लिया है ना? मैंने मना किया था ना बारिश में जाने को, फिर भी तुमने मेरी बच्ची की जान को खतरे में डाला। जोराब अली खान दांत पीसते हुए चीखा। नाजिया की आंखों में आंसू भर आए। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, मैंने कोशिश की थी, सच में मैंने उसे समझाया था, मगर वो मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैं भी मजबूर हो गई थी और बस 2 ही मिनट उसे बारिश में रखा था। उसकी आवाज़ में एक बनाव नहीं था, सिर्फ मासूम सा डर और सच्चाई थी। उसकी आंखें नाजिया के चेहरे पर टिकी थीं, जहां सिर्फ भीगी हुई मासूमियत थी। वो पल भर को ठिठका, जैसे उसके सीने में जमी बर्फ पिघलने को तैयार हो, मगर फिर उसने खुद को झटका। माँ, तुम खुद को माँ समझने लगी हो शायद। 1 हफ्ते में ही इतना अधिकार? तुम नहीं जानती माँ क्या होती है। मैंने अपनी बीबी को खोया है और अब सिर्फ अनाया ही मेरी ज़िंदगी है। मैं उसे एक पल की भी तकलीफ़ नहीं देख सकता। वो रुका नहीं, उसकी आंखों में फिर वही आग जल उठी। उसने नाजिया का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा, चलो बाहर चलो मेरे साथ। कहाँ? नाजिया बुरी तरह कांपते हुए बोली, जहाँ तुम्हारी सज़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उसके लहजे में बर्फ़ सी ठंडक थी। वो उसे घसीटते हुए टेरेस तक ले आया, जहाँ मूसलाधार बारिश हो रही थी और सर्द हवा पूरे जिस्म को चीर रही थी। उसने नाजिया को ठंडे फर्श पर छोड़ते हुए कहा, यहीं रहो, इसी तरह कांपती रहो, ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि मेरी बच्ची ने क्या क्या झेला है। वो सर्दी से कांप रही थी। कपड़े बारिश में भीगकर उसके बदन से चिपक गए थे। होंठ नीले पड़ चुके थे और सांसें धीमी होती जा रही थीं।
मगर बालकनी के उस पार खड़ा शख्स जरा भी नहीं पिघला। जोराब अली खान ने बालकनी का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और कमरे में आकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। उसकी थकान इस कदर हावी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑफिस का दबाव, घर की जिम्मेदारियां और ऊपर से नाजिया की मौजूदगी, सब कुछ उसके सिर पर बोझ बन चुका था। वो जितना नाजिया को अनाया से दूर रखना चाहता था, वो दोनों उतना ही जल्दी एक दूसरे के करीब आती जा रही थीं। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते वो कब सो गया उसे पता नहीं चल सका। आधी रात को उसकी आँख खुली थी। घड़ी की सुइयों पर नज़र पड़ते ही वो एकदम से बेचैन हुआ था। एक अजीब सी घबराहट दिल में समा गई। वो तेजी से बालकनी की ओर भागा और जो मंजर देखा, जैसे उसकी रूह कांप उठी। नाजिया ठंड और बारिश का सामना करते हुए जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। सांसें जैसे जिंदगी से लड़ रही थीं। नाजिया, वो उसके पास भागा, झुका और उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर ले आया। वो लड़की जो उसकी एक योजना का हिस्सा थी, जिसकी वजह से वो उसे अपनी ज़िंदगी में लाया था, आज उसी की लापरवाही उसकी जान पर बन आई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में एक टीस उठी थी। कोई है जिसे उसने अपने घर में लाया और अब वही उसके सामने मौत और ज़िंदगी के बीच जूझ रही थी। उसने कमरे की लाइट धीमी की, अलमारी से गर्म कपड़े निकाले। वो उसकी ओर बढ़ा ताकि कपड़े बदलवा सके, लेकिन उसके कदम रुक गए, हाथ कांपने लगे। बेड पर लेटी लड़की, जिसकी हालत ख़राब होती जा रही थी, एक गहरी सांस लेते हुए जोराब अली खान ने खुद को हिम्मत दी थी और धीरे से उसके करीब हो गया। बहुत हिम्मत करके उसने उसके कपड़े बदलवाए थे, काले कपड़े, ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। खुद भी वो थोड़ा भीग गया था, मगर इस वक्त उसे फ़र्क नहीं पड़ा। नाजिया को बचाने की ललक उसके दिमाग पर हावी थी। अपनी भीगी शर्ट उतारते हुए उसके साथ ही बिस्तर पर लेट गया। वो थोड़ा सा नाजिया के करीब हुआ था, लेकिन नाजिया तो खुद ही उसकी बाहों में पनाह ढूंढ चुकी थी। उसके गर्म वजूद से लिपटते ही जैसे नाजिया को सुकून मिलने लगा था, जबकि जोराब सांस रोके बिना हरकत की लेटा रहा। कोई गलत इरादा नहीं था, सिर्फ एक टूटती सांस को सहारा देने की कोशिश थी। लेकिन जब नाजिया का नरम नाजुक बदन उसके वजूद से टकराया, तो उसके बदन में एक स्पार्क हुआ था। पिछले 1 साल से वो रमशा से दूर हो गया था और इस 1 साल में वो किसी भी औरत के करीब नहीं गया था। और आज जब इतने लंबे समय के बाद नाजिया उसके करीब हुई, तो खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसके दिमाग में फिर से रमशा का चेहरा घूम गया, वो मुस्कान, वो आंखें और उसका साथ। मैं बेवफा नहीं बन सकता, उसने आंखें बंद करते हुए खुद से कहा। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब वो उठा तो देखा नाजिया दूरी बनाते हुए तकिए से लिपटकर सो रही थी। एक ठंडी निगाह डालकर वो बिस्तर से उठा, खुद को तैयार किया और कमरे से बाहर निकल गया। जाते हुए दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और इसी आवाज़ से नाजिया की नींद टूटी। हड़बड़ाकर उठ बैठी। रात के वो तमाम पल उसकी आंखों के सामने तैर गए और फिर अपने कपड़ों को देखा। उसका दिल धक से हुआ, यानी रात को उसके भीगे कपड़े खुद से जोराब अली खान ने बदले थे। शर्म से उसके गाल दहक उठे। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे इस रिश्ते के इस मुकाम पर खुश होना चाहिए या दुखी, क्योंकि सिर्फ 1 महीने बाद वो शख्स उसे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देने वाला था। बुखार की वजह से उसका पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था, मगर दिल की बेचैनी ने उसे बिस्तर पर टिकने नहीं दिया। आंखों में उलझन, माथे पर पसीना और कांपते हुए हाथ, वो दीवार का सहारा लेते हुए बालकनी तक आई। ठंडी हवा के झोंके ने उसके नाजुक बदन को और भी निढाल कर दिया, मगर उसकी नज़र गेट पर जाकर ठहर गई। वही औरत जिसके बारे में शमाइला ने बताया था, अब भी गेट के पास बैठी हुई थी। अभी वो सोच ही रही थी कि जोराब की गाड़ी गेट के अंदर आकर रुकी। औरत लपक कर उसकी कार की खिड़की के पास पहुंची और फिर उसे धीरे धीरे कुछ कहने लगी। काफ़ी देर तक वो औरत वहीं खड़ी रही। जोराब का चेहरा सख्त और गुस्से से तना हुआ था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और घर के अंदर दाखिल हुआ, वो औरत वहाँ से अचानक गायब हो गई। जोराब जैसे ही कमरे में कोई फाइल लेने आया, नाजिया का सब्र का बांध टूट गया था। वो आगे बढ़ी, आंखों में गुस्सा और दिल में हक जताने की बेचैनी थी। वो औरत कौन थी और इतने दिनों से आपका नाम क्यों ले रही है, बताइए मुझे। नाजिया ने पत्नी होने के एहसास के साथ सवाल दागा। उसे लगा था कि शायद अब तक वो जोराब के दिल में कुछ न कुछ जगह बना चुकी है, मगर अगले ही पल जोराब ने उसकी इस बेरहमी को तोड़ दिया। तुम्हें कोई हक नहीं कि मुझसे ऐसे सवाल करो। मुझसे सवाल जवाब करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी बीबी रमशा को था, इसके अलावा किसी को नहीं। आइंदा मेरे किसी भी मामले में दखल देने की कोशिश मत करना, वो सख्ती से कहते हुए वहाँ से निकल गया। नाजिया के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा।
काश मैंने अपनी माँ की बात मानकर उसी रिश्ते को कबूल कर लिया होता तो शायद आज एक सुकून भरी जिंदगी जी रही होती। उसने खुद को कोसा। एक पल को यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान अपनी मरी हुई बीवी से इतनी मोहब्बत कर सकता है कि उसके गुजर जाने के बाद भी दिल में किसी और के लिए जगह न बना पाए। उसने रमशा की कोई भी निशानी ढूंढने की बहुत कोशिश की थी मगर कुछ भी हाथ न लगा। शायद जराब ने उसकी हर चीज़ इस घर से मिटा दी थी सिवाय उस एक तस्वीर के जो अनाया के कमरे में थी। रमशा बेहद हसीन थी, हर तरह से काबिल मोहब्बत। नाजिया को पहली बार जैसे उसका वजूद रमशा के सामने बहुत छोटा और बेईमानी लगा। वो देर तक अपनी तकदीर पर रोती रही और फिर अपने बुखार की परवाह किए बगैर अनाया के कमरे की ओर चल पड़ी। देखा तो वो अब भी बिना हिले डुले सो रही थी। नौकरानी ने उसे दवा और नाश्ता दे दिया था। अनाया की तबीयत जानकर उसका दिल कुछ हल्का हुआ मगर अब उसके दिमाग पर एक ही सवाल था, वो औरत कौन थी और जराब अली खान से उसका क्या रिश्ता था। अभी वो कमरे में आकर लेटी ही थी कि अचानक उसकी बहन की कॉल आने लगी। कॉल उठते ही जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। हर कोई उसकी माँ की तारीफ कर रहा था। कोई कह रहा था कई सालों से बीमारी में तड़प रही थी, अच्छा हुआ जो अब सुकून पा गई। कुछ औरतें कह रही थीं कि बेचारी की बेटी भी अब चैन की सांस लेगी जो दिन रात उसकी सेवा में लगी हुई थी। नाजिया की आंखें भर आईं। वो इन औरतों की सोच पर अफसोस करके रह गई। उसे लगा कि जराब अली खान शायद आना पसंद न करे, लेकिन जब जनाजा उठाने के लिए लोग आए तो उसकी आंखें जराब को ही ढूंढ रही थीं। और फिर वो दिखाई दिया। वो लोगों को हिदायतें दे रहा था और फिर कुछ देर के बाद वो उसे घर लेकर लौट रहा था। उसने एक बार भी नाजिया से नहीं कहा था कि चलो घर चलते हैं। वो बस बाहर गाड़ी में खड़ा रहा था जब तक नाजिया खुद अपनी मर्जी से बाहर नहीं आई। उसके इस रवैये ने नाजिया का दिल छू लिया। घर पहुंचते ही नाजिया का बुखार 101 से बढ़कर 103 तक पहुंच गया था। बिस्तर पर लेटते ही जैसे जिस्म टूटने लगा। कमजोरी और थकान ने उसे एकदम निढाल कर दिया। जनाब अली खान ने जब उसकी यह हालत देखी तो बिना एक पल गवाए फ़ौरन डॉक्टर को कॉल लगा दिया। उसकी आंखों में पहली बार नरमी उतर आई थी और लहजे में चिंता। बुखार ज़्यादा होने की वजह से उसे इंजेक्शन तो नहीं लगा सका, लेकिन डॉक्टर दवाइयाँ देकर जा चुका था, जबकि जर्राब बेचैनी से उसके पास बैठा रहा। डॉक्टर के जाने के बाद वो बहुत देर तक इसी रिश्ते पर सोचता रहा। उसने ये शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि अनाया के दिल में सौतेली माँ के लिए नफरत भर सके, मगर वो इसमें बुरी तरह नाकाम रहा था। अब तो हाल ये था कि अनाया और नाजिया एक दूसरे की सबसे अच्छी सहेलियां बन चुकी थीं। जराब के मन में ख्याल आया, अगर मैं इस रिश्ते को अपना लूं तो, मगर तभी उस औरत का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया जो बार बार उससे मिलने आती थी। उसी दिन जराब ने नाजिया को एक आखिरी मौका दिया। तुम अनाया के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करोगी। मैंने ड्राइवर को मना कर दिया है, वो आज स्कूल नहीं जाएगा। मैंने अनाया से कह दिया है कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें लेने आएगी, लेकिन अगर तुम नहीं गई तो वो तुमसे नाराज़ हो जाएगी, तुमसे नफरत करने लगेगी और यही मुझे चाहिए। नाजिया कुछ नहीं बोली, बस भीगी आंखों से सिर हिला दिया। अनाया की छुट्टी 1 बजे थी, लेकिन नाजिया का दिल 1 बजते ही बेचैन हो उठा था। जब घड़ी ने 2 बजाए और अनाया नहीं पहुंची तो उसका दिल और घबरा गया। उसने जर्राब को फ़ोन किया लेकिन नंबर बंद था। ऑफिस फ़ोन किया तो पता चला कि वो तो एक मीटिंग के लिए निकल चुके हैं। नाजिया को अब और सब्र नहीं रहा। वो ड्राइवर को लेकर भागी भागी स्कूल पहुंची। गेट पर अनाया अकेली खड़ी थी, आंखें आंसुओं से लाल और चेहरे पर डर। पास में स्कूल का चौकीदार भी था। जैसे ही उसने नाजिया को देखा वो बिना कुछ कहे दौड़कर उससे लिपट गई। सॉरी मम्मा, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा आप नहीं आएंगी। नाजिया का दिल भी रो पड़ा था। माफ़ कर दो जान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो उसे सीने से लगाए रोती रही। इधर जर्राब होटल में अपनी क्लाइंट के साथ मीटिंग में इतना डूबा था कि अनाया की उसे बिल्कुल याद नहीं रही। मीटिंग ख़त्म होते ही वो दौड़ता हुआ स्कूल पहुंचा था, जहां चौकीदार ने बताया कि उसकी माँ आई थी और उसे ले गईं। ये सुनते ही उसका पारा गुस्से के मारे चढ़ गया था। घर पहुंचते ही उसने नाजिया का बाजू कसकर पकड़ लिया। मैंने मना किया था ना स्कूल नहीं जाना, फिर भी तुम गई। इस बार नाजिया भी चुप नहीं रही। अगर मैं इंतज़ार करती रहती तो अनाया का क्या होता? वो डर के मारे कांप रही थी। 1 घंटे लेट पहुंचे थे आप, और वो भी सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से। मैंने उसे बहुत मुश्किल से सुलाया है। नाजिया की आंखों से छलकते आंसुओं और टूटे हुए लहजे ने कुछ पल को ही सही जोराब को चुप करा दिया था। वो सीधा अनाया के कमरे में गया जहां वो गहरी नींद में थी, लेकिन नींद में भी डर के मारे सिसक रही थी।
उसे देखकर जोराब का दिल कुछ पल को पिघला जरूर था, लेकिन दिमाग में एक और शक घर कर चुका था। उसे लगता था कि नाजिया जानबूझकर उसकी बेटी के करीब जा रही है ताकि वो उसे अपनी ज़िंदगी से कभी निकाल ना सके। यही ख्याल उसके दिल में नफरत भर गया। वो धीरे से बड़बड़ाया, मैं तुम्हारे इरादों को पहचान चुका हूँ नाजिया, और अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। वो नाजिया के कमरे में आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही नाजिया अंदर आई वो गरज पड़ा, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इस घर से निकल जाओ। मुझे पता है एक दिन तुम जब अपने कदम इस घर में जमा लोगी तो मेरी बेटी के साथ सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव करोगी, उसे दुख दोगी, उसके जज्बातों से खेलोगी, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। जब तक 1 महीना पूरा नहीं हो जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। नाजिया ने दिल में उठते दर्द को दबाते हुए कहा था और चुपचाप बेड पर लेट गई, जबकि जोराब उसे गुस्से से घूर कर रह गया और अपनी साइड पर तकिया सही करके लेट गया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब कुत्तों की भयानक आवाज़ से नाजिया की आंख खुली थी। उसका दिल धड़क उठा। वो फौरन भागकर अनाया के कमरे में गई। वो शुमाइला के साथ आराम से सो रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए वो अपने कमरे में आई और कंबल में दुबक कर लेट गई। शायद गली में कोई दूसरे एरिया का कुत्ता आ गया था जो आपस में लड़ रहे थे, भयानक भयानक आवाज़ें निकाल रहे थे। नाजिया का दिल घबराने लगा। अनजाने ही वो थोड़ा सा जोराब के करीब हुई थी और सच में उसका डर थोड़ा सा कम हो गया था। उसने सुकून से आंखें बंद कर लीं, लेकिन अगले ही पल उसका सांस अटक गया जब जोराब का भारी हाथ उसके सीने पर आकर गिरा था। दिल 120 की रफ्तार से धड़क उठा। जोराब के हाथ पर जब एक नरम सा स्पर्श महसूस हुआ तो उसके बदन में करंट दौड़ा था। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। नाजिया हमेशा बीच में तकियों की बाउंड्री बनाकर सोती थी, लेकिन आज वो बाउंड्री नहीं थी और वो उसके बेहद करीब भी थी। नाजिया की इस हरकत पर जोराब को गुस्सा आया था। वो उसे दूर झटकना चाहता था, लेकिन अगले ही पल गुस्से में वो एक गलत फैसला ले गया। ये लड़की एक समझौते के तहत मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई थी, लेकिन इसने अपना वादा पूरा नहीं किया तो इसे भी इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। धीरे धीरे उसके हाथ उसकी नरम धड़कनों पर फिसलने लगे थे और अगले ही पल जोराब ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाया था। नाजिया का सांस तो सीने में अटक गया। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन होंठ सिल चुके थे, और जब जोराब ने उसके डोरियों को खोलकर उसकी नरम धड़कनों को आज़ाद किया तो उसके कांपते होठों से एक सिसकी निकली थी जो जोराब ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। मैंने तुम्हें यहाँ अपनी बेटी के दिल में सौतेली माँ की नफरत के लिए बुलाया था, लेकिन तुम इसमें नाकाम रही, तो फिर अब मैं खुद को क्यों रोकूं? और इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? पति हूँ तुम्हारा, भले 1 महीने के लिए। मैं चाहता तो पहले दिन ही तुम्हारे साथ सुहागरात मना सकता था, क्योंकि हमारे बीच इस बारे में कोई डील नहीं हुई थी। जोराब ने उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा। नाजिया पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, उसे एकटक देखने लगी, लेकिन जैसे ही बात उसकी समझ में आई उसके गाल लाल हो गए। शर्म के एहसास से नहीं, बल्कि इंसल्ट के एहसास से। उसने तो कभी सोचा नहीं था कि जोराब उसके साथ इस तरह की बात भी करेगा। वो तो समझ रही थी कि अब महीना पूरा होने को है और वो उसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। वो कुछ और कहती इससे पहले ही जोराब उसके नरम होठों पर झुक चुका था, और फिर होठों से होता हुआ वो धीरे धीरे उसकी नरम धड़कनों पर आया था और उसकी नरम धड़कनों का जाम पीने लगा। न चाहते हुए भी नाजिया ने खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया था। सुबह उसके चेहरे की रौनक ही कुछ और थी। रात के पल याद करते हुए उसका दिल धड़क रहा था। हालांकि दिल में एक उदासी भी फैली हुई थी कि काश ये पल उसकी ज़िंदगी में जोराब की मोहब्बत के होते, ना कि मजबूरी के। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल संवार रही थी जब जोराब के मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल सुनते ही जोराब एकदम घबरा गया था। फ़ौरन चप्पल पहनकर बाहर जाने लगा कि नाजिया ने उसका हाथ थाम लिया। जोराब, क्या हुआ है? इतने परेशान क्यों हैं? जोराब बिना कुछ कहे उसे साथ लेकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। सारा रास्ता नाजिया पूछती रही, बताइए ना, हुआ क्या है? मगर जोराब खामोश रहा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही बताया गया कि एक जनाजा गुजरात के लिए रवाना किया जा चुका है। नाजिया का दिल घबरा उठा। उसने फिक्र से जोराब अली खान की तरफ देखा और तब जोराब ने गर्दन झुकाते हुए धीमे अंदाज में कहना शुरू किया, मेरी बीबी रमशा, हमने अल्लाह के नाम पर निकाह किया था, लेकिन उसके घर वाले इस रिश्ते से नाखुश थे। बहुत मुश्किलों के बाद मोहल्ले के बुजुर्गों की दखलंदाजी से हमारा निकाह हुआ था, मगर उसके पापा के दिल में बदले की आग थी। मैं रमशा को लेकर इस शहर आ गया था ताकि उस पर कोई आँच ना आए।
हमने यहाँ सुकून की ज़िंदगी गुजारनी शुरू की। मगर जिस दिन मेरी बेटी की चौथी सालगिरह थी, उसी दिन मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था कि संभल कर रहना, कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैंने समझा शायद मेरी बेटी को ख़तरा है, इसीलिए उसे महफूज रखने में लग गया। मुझे पता नहीं था कि असल में वो मेरी बीवी रमशा के लिए जाल बिछा रहे हैं। ख़ाबर हुसैन, रमशा के पापा, जो अचानक हमारे घर आए और अपनी बेटी को अपने साथ ले गए। और मैं चिल्लाता रह गया, लेकिन उन्हें मुझ पर रहम नहीं आया। और फिर मैं अपनी 3 महीने की बेटी को बचाने में लग गया। मैंने रमशा को बहुत तलाश किया। फिर एक दिन एक औरत भिखारन के रूप में मेरे सामने आई। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरे होठों से या अल्लाह निकल गया। वो रमशा थी। उसने बताया कि उसके पापा ने उसे कैद कर रखा था और एक वफादार नौकर की मदद से वो वहाँ से भागी है। लेकिन वो मेरे साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसके पापा अब भी उसे तलाश कर रहे थे। वो जानती थी अगर वो पकड़ी गई तो उसके साथ साथ मुझे और हमारी बेटी की जान को भी खतरा है। अपने शौहर और अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसने अपने पापा के सामने सर झुका दिया। उन्होंने समझा था कि रमशा ने ख़ानदानी इज्जत को दागदार किया, क्योंकि उसने बाहर निकाह किया। वो अपनी झूठी आन के बदले रमशा को बर्बाद करना चाहते थे। उसे हमारी शादी के बारे में पता था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की थी, क्योंकि उसे सुकून था कि उसकी बच्ची को माँ का प्यार मिल रहा है। 8 दिन पहले वो मुझे मिली थी, बहुत रो रही थी। हम दोनों अनजान थे कि उसके पापा के आदमी हम दोनों पर नज़र रखे हुए हैं। और जब रमशा को अपने वफादार नौकर से मालूम हुआ कि उसके पापा तीनों की जान लेने का प्लान बना रहे हैं, तो उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी और एक सुसाइड नोट पुलिस के हवाले कर दिया, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने बाप को बताया था और मेरी बेटी की ज़िंदगी की सेफ्टी मांगी। पुलिस ने उसके पापा को गिरफ्तार कर लिया है। उसने सब कुछ सहा, हर जुल्म बर्दाश्त किया, सिर्फ इसलिए ताकि हम दोनों सलामत रहें। ये कहते हुए जोराब अली खान रो पड़ा था। वो आगे बोला, औरत जब माँ बनती है ना, तो अल्लाह उसे ऐसी हिम्मत देता है कि वो खुद को मिटाकर भी अपने बच्चों को बचा सकती है। रमशा मेरे लिए सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, बल्कि इज्जत और दुआओं की हकदार थी। आज अगर मैं और मेरी बेटी जिंदा हैं तो सिर्फ रमशा की कुर्बानी की बदौलत। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। आज वो हम सब के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर गई। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू जारी थे और नाजिया तो पत्थर बनी खड़ी थी, जबान खामोश, दिल तड़पता हुआ। उसके सामने जोराब अली खान का वो चेहरा था जिसे आज तक वो समझ न सकी। वो लोग घर वापस आ चुके थे। अनाया तो अपनी नई मम्मा से मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन जोराब का दिल अब भी रमशा के नाम का सजदा करता था। नाजिया अब जान चुकी थी कि उस दिल में रमशा के अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं, और शायद कभी होगी भी नहीं। दिन महीने बनते चले गए। रमशा को मरे आज पूरे 4 महीने हो चुके थे। जोराब ने एक बार भी नाजिया को घर से निकलने के लिए नहीं कहा था। शायद उसे यकीन हो गया था कि नाजिया उसकी बच्ची के लिए एक परफेक्ट माँ है। लेकिन जोराब की बेरुखी नाजिया सह न पाई और एक दिन नाजिया को तेज बुखार ने जकड़ लिया। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, होंठ सूखे हुए थे और आंखें बंद थीं, जैसे कोई दर्द को चुपचाप झेल रही हों। मालकिन की ऐसी हालत देखकर नौकरानी घबरा गई और दौड़कर जोराब अली खान को बुलाने गई। साहब, बीबी जी की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत तेज़ बुखार है। जोराब ने पहले तो कोई ख़ास परवाह न की, मगर जैसे ही कमरे में पहुंचा और नाजिया की हालत देखी, उसके कदम थम से गए थे। वो जो हमेशा उसे एक मजबूरी समझता था, आज उसका यूँ बेसुध पड़े रहना उसे बेचैन कर गया। नाजिया, उसने उसके माथे पर हाथ रखा जो आग की तरह तप रहा था। डॉक्टर को बुलाओ अभी, इसी वक्त। उसका गला रुंध गया, पर आवाज़ में वही रौब था, लेकिन इस बार उस रौब के नीचे घबराहट भी छुपी हुई थी, बेचैनी जो उसने खुद से भी कभी महसूस नहीं की थी। डॉक्टर आया, दवाइयाँ दी गईं, मगर रात भर नाजिया होश में न आई। जोराब उसके पास कुर्सी पर बैठा रहा। पहले तो घड़ी की तरफ देखता, फिर उसका चेहरा। उसके दिमाग में रमशा की यादें भी ताज़ा हो गई थीं, लेकिन अब वो यादें ताज़ा नहीं, धुंधली लगने लगीं। नाजिया की निस्वार्थ सेवा, उसकी मासूम मुस्कान और उसका अनाया के लिए झुक जाना, सब कुछ जोराब के दिल को हिला गया था। तभी नाजिया ने करवट ली और हल्की सी सिसकारी भरी। जोराब का दिल कांप उठा। उसने झुककर उसका हाथ थामा। ठीक हो जाओ नाजिया, रमशा को खो चुका हूँ, अब तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं। मुझे अब तुम्हारी आदत हो गई है। ये वो लम्हा था जब जोराब अली खान को एहसास हुआ, जिस औरत को वो एक मोहरा समझता था, वही अब उसके दिन रात में उतर चुकी है।
वो उसके सुकून का हिस्सा बन चुकी है। वो अब रमशा की जगह नहीं ले रही, मगर उसकी खाली जगह को भर रही है। अगली सुबह जब नाजिया की आँख खुली तो सामने जोराब अली खान को अपने हाथ थामे पाया। उसके पास बैठा उसके लिए दुआएं मांग रहा था। नाजिया की आंखों में आंसू आ गए। रात अपने सन्नाटे में डूबी हुई थी, मगर जोराब अली खान के दिल में जैसे तूफान था। वो नाजिया से कुछ कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं थी। नाजिया बुखार से बाहर आकर अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी और कमरे के कोने में खड़ी आईने के सामने अपने गीले बालों को सुखा रही थी। उसके कंधे से लहराते बाल उसकी गर्दन को छूते नीचे गिर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी रमशा के बाल गिरते थे। लेकिन आज ये एहसास अलग था। ये रमशा की याद नहीं थी, ये नाजिया की मौजूदगी थी, जो जोराब के भीतर एक नई हलचल पैदा कर रही थी। उसकी धड़कनों की रफ्तार तेज होने लगी और वो खुद को रोक न पाया। धीरे से अपने कदम बढ़ाते हुए वो उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। नाजिया ने उसकी आहट को महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं बोली। जोराब ने बहुत ही नरमी से उसके बालों को उसकी गर्दन से हटाया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। नाजिया जैसे एक पल को जम गई। उसकी आंखें भीगने लगीं, सांसें रुक सी गईं। दिल ने एक बार फिर तड़पकर उसे याद दिलाया, तो जोराब के लिए सिर्फ एक ज़रूरत थी और हमेशा ज़रूरत ही रहेगी। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहकर गालों तक आ गए, जिन्हें जोराब ने आईने में देख लिया था। वो तुरंत नाजिया को अपनी तरफ मोड़ते हुए उसके आंसू अपने होठों से चुनने लगा। उसकी आवाज़ अब पहली बार सख्त नहीं, सच्चे एतराफ़ से भरी थी। मुझे तुम्हारे इन आंसुओं का मतलब समझ में आता है नाजिया। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, पर एक बार मेरी आंखों में झांक कर देखो। अब ये दिल सिर्फ तुम्हारी चाहत मांगता है, सिर्फ तुम्हारी संगत चाहता है। अब तो मेरे जिस्म की ज़रूरत नहीं, बल्कि मेरे जीने की वजह बन गई हो। नाजिया की सिसकियाँ अब खुलकर बाहर आने लगी थीं। होंठ काँप रहे थे, मगर आवाज़ धीमी थी। अगर ये मोहब्बत है तो इसे पूरा करने की हिम्मत रखनी होगी जोराब। वो रोते हुए उसके चौड़े सीने से लग गई थी और जोराब ने उसके माथे को चूमते हुए वादा किया था, अब कभी रोने की वजह नहीं दूंगा। एक झटके से उसे गोद में लेते हुए वो बेड पर आया था और उस रात उसने पूरे मन से नाजिया का हक अदा किया था। उसके वजूद में डूबते हुए उसके मन में सिर्फ नाजिया थी। रमशा की यादों को उसने दिल के कोने में कैद कर लिया था। वो उसे भूल नहीं सकता था, लेकिन जो इंसान इस दुनिया में नहीं था, उसकी खातिर वो जीते जागते इंसान पर जुल्म नहीं कर सकता था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।